जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। दिल्ली की जो यमुना नदी है, वहां कालिंदी कुंज घाट पर कुछ युवा कचरा साफ कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई सामान्य कपड़े नहीं पहने हैं, बल्कि वे सिर से पैर तक मतलब पूरी तरह से एक तिलचट्टे या कहें कॉकरोच की वेशभूषा में है। बिल्कुल, और उनके हाथों में जो तख्तियां हैं उन पर बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, हम कॉकरोच हैं। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें तो एक 30 साल का लड़का सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर महज 24 घंटे के भीतर एक पूरी की पूरी नई राजनीतिक पार्टी खड़ी कर देता है। और वो भी ऐसी पार्टी जिससे केवल 3 दिन के अंदर ही करीब 30 लाख लोग जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। अब सुनने में ये किसी मनगढ़ंत कहानी या किसी कॉमेडी शो का हिस्सा लग सकता है ना? लेकिन ये आज के भारत की राजनीति का एक नया और मैं कहूंगी काफी कड़वा सच है। सही कहा आपने। और ये सच अब इतना विशाल हो चुका है कि इसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए लगभग असंभव है। मतलब ये सिर्फ कोई इंटरनेट मीम नहीं है, बल्कि ये एक पूरी पीढ़ी के, जो हमारा यूथ है, उसके गुस्से का ज्वालामुखी है। और इस ज्वालामुखी ने फटने के लिए जिस रास्ते को चुना है वो है व्यंग्य या सटायर। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ज्वालामुखी के बिल्कुल केंद्र में जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जो पूरा घटनाक्रम है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ। और इसके लिए हमने काफी रिसर्च की है। हाँ, हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, जैसे द क्विंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और मिंट की न्यूज रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा हमने द वायर, हिंदुस्तान टाइम्स और अल जजीरा के जो काफी गहन विश्लेषणात्मक लेख हैं, उनका भी सहारा लिया है। और जमीनी हकीकत को, मतलब यूथ असल में क्या सोच रहा है, उसे पकड़ने के लिए हमने रेडिट की उन चर्चाओं को भी देखा है, जहां ये युवा बिना किसी फिल्टर के एकदम बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हम जिन स्रोतों का आज विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें से कुछ राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील और ध्रुवीकृत, मतलब पोलराइज्ड हैं। बिल्कुल। इन लेखों में आपको वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के दृष्टिकोण मिलेंगे। तो हम ये एकदम स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल, नेता या किसी विशेष विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम केवल इन अलग अलग स्रोतों में मौजूद जो तथ्य हैं और जो विचार हैं, उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ सुनने वालों के सामने रखना है। एग्जैक्टली। ताकि ये समझा जा सके कि कैसे आज की जो युवा पीढ़ी है वो मीम पॉपुलिज्म को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस चिंगारी से करते हैं जिसने इस पूरे जंगल में आग लगाई। ये बात है 15 मई 2026 की। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, है ना? हाँ, मुद्दा ये था कि एक वकील को सीनियर एडवोकेट का पद दिया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो CJI सूर्यकांत है, उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे देश के युवाओं की दुखती रग पर जैसे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा था कि वे बेरोजगार युवा, जिन्हें पेशे में कोई जगह नहीं मिलती, वे RTI और सोशल मीडिया कार्यकर्ता बन जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिससे असली बवाल शुरू हुआ, वो ये थी कि उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले ऐसे लोगों की तुलना सीधे तिलचट्टों और परजीवियों से कर दी, कॉकरोचेस एंड पैरासाइट्स। और ये टिप्पणी जैसे ही कोर्टरूम से बाहर आई, सोशल मीडिया पर तो जैसे एक भूचाल आ गया। आना ही था। बिल्कुल। और जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अगले ही दिन, मतलब 16 मई को CJI की तरफ से एक स्पष्टीकरण भी आया। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन। उसमें कहा गया कि उनकी बातों को मीडिया के एक हिस्से ने गलत संदर्भ में, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका निशाना देश के आम युवाओं पर बिल्कुल नहीं था, जिन्हें वे विकसित भारत का स्तंभ मानते हैं। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर वकालत या मीडिया जैसे सम्मानित पेशों में घुसपैठ कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये स्पष्टीकरण तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई बाहर निकल चुके टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में ठूसने की कोशिश कर रहा हो। एग्जैक्टली। एक बार जो बात निकल गई वो पूरे इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल है। द वायर का जो लेख है वो इस स्पष्टीकरण के काम न करने के पीछे एक बहुत गहरी ऐतिहासिक वजह बताता है। हाँ, वो आर्टिकल बहुत दिलचस्प है।
मतलब क्या ये सिर्फ एक गलत शब्द का इस्तेमाल था, या इसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता है जिससे आम लोग सच में डरते हैं? हाँ, बायोलॉजिकल मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इतिहास गवाह है कि इसके परिणाम हमेशा खौफनाक रहे हैं। जैसे उस लेख में शायद रवांडा का जिक्र था। बिल्कुल, 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के खिलाफ जो भयानक नरसंहार हुआ था, उसकी शुरुआत कोई रातों रात नहीं हुई थी। महीनों तक सरकारी रेडियो पर उन्हें इन्यंजी कहा गया, जिसका मतलब तिलचट्टा होता है। हाँ, तिलचट्टा। और इसी तरह नाजी जर्मनी में भी यहूदियों को कानूनी दस्तावेजों और प्रोपेगेंडा में लगातार परजीवी या चूहे कहा जाता था। अरे बाप रे, रुको, इसका मतलब है कि ये सिर्फ किसी को मतलब गुस्से में एक गाली देने का तरीका नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म काम करता है। एग्जैक्टली। जब सत्ता किसी समूह को परजीवी या कॉकरोच कहती है तो वो अनजाने में ही सही, लेकिन उन्हें इंसान की श्रेणी से ही बाहर कर रही होती है। इसे सोशियोलॉजी में अमानवीयकरण या डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। डीह्यूमनाइजेशन। एक बार जब आप किसी नागरिक को कीड़ा मान लेते हैं तो फिर उसके संवैधानिक अधिकार मायने नहीं रखते, क्योंकि कीड़ों की शिकायतें तो नहीं सुनी जाती ना, उन्हें सिर्फ कुचला जाता है। सही बात है। द वायर का लेख यही तर्क देता है कि जब ये भाषा देश की सबसे बड़ी अदालत से आती है तो ये प्रशासन को एक मौन स्वीकृति दे देती है कि वे विरोध करने वालों को इंसान ना समझें। ये तो सच में मतलब बहुत ही डरावना विश्लेषण है। तो बेसिकली गुस्सा इस बात का नहीं था कि युवाओं को सिर्फ गाली दी गई, गुस्सा इस बात का था कि जिस संस्था से न्याय की आखिरी उम्मीद होती है वहीं से ये भाषा आ रही थी। और यही वजह है कि युवाओं ने उस स्पष्टीकरण को सिरे से खारिज कर दिया। उनके लिए ये सिर्फ जुबान का फिसलना नहीं था, बल्कि ये उस सत्ताधारी वर्ग के अहंकार का प्रतीक बन गया जो जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ है। और बस यहीं से जन्म होता है हमारी कॉकरोच जनता पार्टी का। बिल्कुल। 16 मई को ही अभिजीत दिपके नाम के एक 30 वर्षीय युवक ने एक्स पर, जिसे हम पहले ट्विटर कहते थे, ये पार्टी लॉन्च कर दी। अब दिपके बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पीआर छात्र हैं और मजे की बात देखिए कि 2020 से 2023 तक वे आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। हाँ, उनका बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बस एक साधारण सा सवाल पूछा कि क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। और यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगती है वो है इस पूरे आंदोलन की गति, मतलब स्पीड। हाँ, बहुत तेज था सब कुछ। आप देखिए, पारंपरिक राजनीति में एक पार्टी बनाने, उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने और लोगों तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। लेकिन दिपके ने क्या किया? उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है ना? बिल्कुल। उन्होंने चैट-जीपीटी और क्लॉड जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल किया। इन टूल्स की मदद से सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक पूरी राजनीतिक वेबसाइट, एक बहुत ही धारदार घोषणा पत्र और सदस्यता के सारे नियम तैयार कर दिए। ये तकनीक का एक बहुत ही शानदार और मैं कहूंगी थोड़ा डरावना इस्तेमाल भी है। जी। मतलब आप बस एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और वो आपके लिए एक पूरा राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और इनके जो सदस्यता के नियम हैं, वे तो किसी भी राजनीतिक पंडित का सिर चकरा देंगे। मतलब इस पार्टी में शामिल होने के लिए सदस्य का बेरोजगार होना जरूरी है, उसे शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, और सुनिए उसका दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना अनिवार्य है, जिसमें बाथरूम ब्रेक भी गिना जाएगा। हाँ, बाथरूम ब्रेक भी। और सबसे अहम शर्त, उसमें पेशेवर रूप से रेंट करने यानी भड़ास निकालने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये शर्तें कोई मजाक नहीं है। कैसे? ये उस स्टीरियोटाइप, मतलब उस रूढ़िवादी सोच पर एक करारा तमाचा है जो पुरानी पीढ़ी अक्सर आज के युवाओं पर थोपती है। जब भी युवा नौकरी या सिस्टम की बात करते हैं तो अक्सर उन्हें यही ताना सुनने को मिलता है कि तुम लोग तो दिन भर फोन में घुसे रहते हो, या तुम लोग तो बस आलसी हो। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली। तो युवाओं ने कहा, हाँ भाई, हम आलसी हैं, हम दिन भर ऑनलाइन रहते हैं और अब हम इसी पहचान के साथ राजनीति करेंगे। मतलब उन्होंने उस अपमान को अपना बिल्ला या बैज बना लिया। वाह! और इस बात ने लोगों को किस कदर कनेक्ट किया, इसके आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। कुछ ही घंटों में 15,000 साइन अप्स हो गए। मिंट और अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर 1 लाख से अधिक सदस्य। हाँ, 1 लाख सदस्य जुड़ गए। एक्स पर 62,000 फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 30 लाख। जी हाँ, 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। इतने कम समय में 30 लाख लोगों का जुड़ना ये साबित करता है कि ये केवल कोई इंटरनेट मीम नहीं था,
बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक अभिव्यक्ति थी जिसने उस बड़े खालीपन को भर दिया जो युवाओं में था। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। मतलब मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। 30 लाख फॉलोअर्स तो किसी एंटरटेनमेंट पेज के भी हो सकते हैं, है ना? एक मीम वायरल होता है, लोग हंसते हैं, उसे फॉलो करते हैं और फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। क्या ये सच में भारत के राजनीति में कोई गंभीर दखल है, या फिर सिर्फ एक और डिजिटल बबल जो कुछ हफ्तों में फूट जाएगा? आपका ये संशय एकदम स्वाभाविक है। बहुत से लोगों को यही लगा था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक मीम होता तो इसका कोई घोषणा पत्र नहीं होता, या कम से कम ऐसा घोषणा पत्र तो बिल्कुल नहीं होता जैसा सीजेपी ने जारी किया है। उनका वो 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। हाँ, जब विश्लेषकों ने इनके घोषणा पत्र को डिकोड करना शुरू किया, तब जाकर समझ आया कि इस मजाक के पीछे कितनी गहरी राजनीतिक समझ और कितना गुस्सा छिपा है। तो चलिए उस घोषणा पत्र के उन 5 बिंदुओं पर बात करते हैं। उनका पहला बिंदु है, किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए, ये मांग क्यों की गई? ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बहुत बड़ी बहस है हमारे देश में। युवाओं का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद जो पद मिलते हैं वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी मांग नहीं है जो किसी आलसी या मीम बनाने वाले दिमाग से आई हो। ये एक बहुत ही परिपक्व और सीरियस राजनीतिक मांग है। हाँ, और उनका दूसरा बिंदु तो और भी ज्यादा आक्रामक है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव में किसी नागरिक का वैध वोट कटता है, मतलब जो वैलिड वोट है वो डिलीट होता है, तो इसके लिए सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को जिम्मेदार माना जाएगा और उन पर यूएपीए के तहत, मतलब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, एग्जैक्टली, उसके तहत सीधे गिरफ्तारी होगी। ये बिंदु तो इस पूरे आंदोलन का मैं कहूँगा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? क्योंकि यूएपीए का इस्तेमाल अक्सर सरकारें आतंकवाद या गंभीर देशद्रोही गतिविधियों को रोकने के लिए करती हैं, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल असहमति जताने वालों पर भी होता है। सीजेपी ने क्या किया, सत्ता के इसी हथियार को सत्ता की तरफ ही मोड़ दिया। अरे वाह! वे ये तर्क दे रहे हैं कि किसी नागरिक से उसका लोकतांत्रिक अधिकार छीनना किसी आतंकी घटना से कम नहीं है। ये राज्य की शक्ति पर एक सीधा और तीखा व्यंग्य है। ये तो बहुत ही डीप है। उनका तीसरा बिंदु है कि संसद और कैबिनेट में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, वो भी मौजूदा सीटों को बढ़ाए बिना। चौथा बिंदु ये है कि अडानी और अंबानी की मीडिया लाइसेंस रद्द किए जाएं और तथाकथित गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खातों की जांच हो। और पांचवा बिंदु है कि दल बदल करने वाले विधायकों और सांसदों पर सीधे 20 साल का प्रतिबंध लगाया जाए। और इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी बॉन्ड जैसे गुप्त चंदे का भी पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि वे आरटीआई के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होंगे। मतलब इन मांगों को देखकर ये एकदम साफ हो जाता है कि ये युवा पीढ़ी भारत की जो चुनावी राजनीति की सड़ांध है, मीडिया का जो कॉर्पोरेटाइजेशन है और हॉर्स ट्रेडिंग, हाँ, विधायकों की खरीद फरोख्त, बिल्कुल, इन जैसी बीमारियों से ये युवा कितनी ज्यादा वाकिफ हैं। वे सिर्फ सड़क की सफाई नहीं मांग रहे हैं, वे पूरे सिस्टम की सफाई का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। और बात सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रही ना, भारत की मुख्यधारा की राजनीति ने भी इसे नोटिस किया। हाँ, वो टीएमसी वाला इंसिडेंट। बिल्कुल, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और नेता कीर्ति आजाद ने सार्वजनिक रूप से इस पार्टी में शामिल होने की इच्छा जता दी। और सीजेपी का जवाब भी तो उतना ही व्यंग्यात्मक था। उन्होंने कीर्ति आजाद से कहा कि 1983 का विश्व कप जीतना हमारी पार्टी की योग्यता साबित करने के लिए काफी है। एग्जैक्टली। और यही सहभागी व्यंग्य या पार्टिसिपेटरी सटायर कहलाता है। जो दृश्य हमने शुरू में बताया था कि युवा कॉकरोच बनकर यमुना की सफाई कर रहे हैं, वो इसी का हिस्सा है। सत्ता ने उन्हें परजीवी का, जो देश का खून चूसते हैं, तो इन युवाओं ने गंदगी साफ करके दिखाया कि असली परजीवी कौन है और नागरिक जिम्मेदारी असल में कौन निभा रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है, मतलब एक पैराडॉक्स है। वो क्या? देखिए, भारतीय राजनीति हमेशा से धर्म, जाति और पहचान के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है ना। वोट भी इन्हीं के आधार पर तय होते हैं। फिर ये पार्टी अचानक से एक विशुद्ध मुद्दा आधारित और एंटी इस्टेब्लिशमेंट मंच कैसे बन गई, जहां जाति या धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब अल जजीरा के उस लेख में छिपा है जो भारत के आर्थिक यथार्थ पर रोशनी डालता है।
देखिए, जब युवाओं के सामने एक एकदम अंधकारमय भविष्य खड़ा हो तो पहचान की राजनीति अपने आप पीछे छूट जाती है। मतलब इकोनॉमी सबसे ऊपर आ जाती है। बिल्कुल। भारत में हर साल लगभग 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन स्नातकों के बीच बेरोजगारी की दर 29.1% है। 29.1%। बाप रे। और ये दर उन लोगों की तुलना में 9 गुना अधिक है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ये आंकड़ा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब जो जितना पढ़ा लिखा है उसके बेरोजगार होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। सही कहा। शिक्षित युवा दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं कर सकता और अर्थव्यवस्था में पर्याप्त व्हाइट कॉलर नौकरियां पैदा हो नहीं रही हैं। ऊपर से जब ये युवा सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहां नीट जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, और अगर वे सीबीएसई से अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाना चाहें तो उसकी फीस इतनी ज्यादा होती है कि एक आम छात्र वहन ही नहीं कर सकता। युवाओं को लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ काम कर रहा है। और इसी हताशा का फायदा उठाते हुए सीजेपी के जवाब में एक और समूह खड़ा हो गया है जिसका नाम है नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट या एनपीएफ। इन्होंने तो सीधे परजीवी शब्द को ही अपना लिया है। हाँ, एनपीएफ का उदय इस व्यंग्यात्मक राजनीति का अगला चरण है। वे खुद को सीजेपी का मतलब मजाक में ही मुख्य विपक्षी दल बताते हैं। और उनका फोकस क्या है? उनका फोकस रोजमर्रा की नागरिक समस्याओं पर है। वे उन सड़कों पर व्यंग कर रहे हैं जो थोड़ी सी बारिश में डूब जाती हैं, या उन बिजली के बिलों पर जहां पेमेंट करने के लिए ऐसे जटिल कैप्चा सॉल्व करने पड़ते हैं जो किसी को समझ ही नहीं आते। बिल्कुल। एनएफपी का संदेश एकदम साफ है। असली परजीवी आम जनता नहीं है। असली परजीवी ये लाल फीताशाही और ये भ्रष्ट व्यवस्था है जो जनता के टैक्स पर पल रही है लेकिन सुविधा के नाम पर शून्य दे रही है। अगर इस पूरी स्थिति को मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूं तो ये सीजेपी और एनएफपी का आंदोलन मुझे एक प्रेशर कुकर की सीटी की तरह लगता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कुकर में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सीटी भाप बाहर निकालती है ना। ये मीम और व्यंग्य भी उसी सीटी का काम कर रहे हैं जो युवाओं के गुस्से की भाप को बस बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन असली समस्या वो भाप नहीं है, बल्कि वो आग है जो कुकर के नीचे जल रही है। एग्जैक्टली। और वो आग है वो 29.1% बेरोजगारी की दर और हमारी वो चरमराती परीक्षा प्रणाली। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और अगर हम रेडिट की चर्चाओं पर गौर करें, खासकर जो आर दिल्ली और आर टीम्स ऑफ केरला जैसे कम्युनिटी पेजों पर चल रही हैं, तो वहां ये साफ दिखता है कि युवा इसे केवल भाप निकालने का जरिया नहीं मान रहे। तो वे इसे कैसे देख रहे हैं? वे इसे नोटा मतलब नन ऑफ द अबव के एक वास्तविक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। नोटा को लेकर युवाओं में एक अजीब सी निराशा तो है। मतलब उन्हें लगता है कि नोटा का बटन दबाने से कोई चुनाव रद्द तो होता नहीं है, वो बस एक मृत वोट या डेड वोट बनकर रह जाता है। सही कहा। युवाओं का मानना है कि नोटा दबाने से व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वे एक व्यंग्यात्मक मंच के नीचे संगठित होते हैं तो ये व्यवस्था को शर्मसार करने और अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। हाँ, ये तो है। हालांकि रेडिट पर कुछ यूजर्स ने दिपके के आम आदमी पार्टी से जो पुराने जुड़ाव थे उसको लेकर सवाल भी उठाए थे। कि कहीं ये किसी का प्रोपेगेंडा तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन दिपके ने लाइव स्ट्रीम में स्पष्ट किया कि अब उनका किसी पारंपरिक राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और वे खुद भी इस अचानक मिली प्रतिक्रिया से हैरान है। और ये लाजमी भी है, जब कोई आंदोलन अचानक इतना बड़ा हो जाए तो उसके संस्थापक पर भी एक भारी दबाव आ ही जाता है। बिल्कुल आ जाता है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब अदालत की सिर्फ एक टिप्पणी, जिसे शायद किसी अलग संदर्भ में कहा गया था, उसने एक पूरी की पूरी डिजिटल क्रांति को जन्म दे दिया है। ये दिखाता है कि युवाओं ने संस्थागत अहंकार का मुकाबला करने के लिए मीम पॉपुलिज्म को अपना मुख्य हथियार बना लिया है। देखिए, अगर आप सीधे सत्ता से टकराएंगे तो शायद आपकी आवाज को कुचल दिया जाए, लेकिन जब आप उन पर हंसते हैं कि वो पारंपरिक राजनीति के कीचड़ में गंदे होने से कैसे बचे। हाँ, ये एक बड़ा रिस्क है। हमें 2011 का वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन तो याद ही है। वो भी ऐसे ही गुस्से से पैदा हुआ था, लेकिन अंततः उससे भी पारंपरिक राजनीति के नियमों से समझौता करना ही पड़ा। बिल्कुल। तो ये भविष्य ही बताएगा कि सीजेपी अपनी इस विद्रोही और व्यंग्यात्मक पहचान को
कब तक बचा पाती है, या फिर ये भी एक पारंपरिक पार्टी बनकर रह जाएगी? हाँ, समय ही बताएगा। आज की इस सूचना से भरी दुनिया में ये पूरी घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब व्यंग्य या सटायर अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जवाबदेही मांगने और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का एक बेहद शक्तिशाली और आधुनिक उपकरण बन चुका है। एकदम सही बात है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है, खासकर हमारे सुनने वालों के लिए। वो क्या? अगर आज राजनीतिक सक्रियता, विरोध और मतदाता की पहचान मीम और व्यंग्य से तय हो रही है, तो क्या होगा जब ये आलसी और व्यंग्यात्मक कहे जाने वाले करोड़ों युवा असल में ईवीएम मशीन के सामने खड़े होंगे? सोचने वाली बात है। क्या ऐसा संभव है कि आने वाले भविष्य में कोई मजाकिया पार्टी महज एक डिजिटल चुटकुला न रहकर असल संसद में सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ले? इस बारे में जरूर विचार करें।